सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। खुलवानी मैंने शुरू। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। इलेक्शन कार्निवल का कारवा जो है पहुंच चुका है अंबाला शहर में। इस वक्त हम हैं और यहां पर जैसे हम हर बार करते हैं, हम लोगों के मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। पूरे दिन हमने क्या देखा आपको वो दिखाएंगे और साथ ही साथ यहां पर जो हमारे साथ जनता जुड़ रही है, जरा एक बार जनता की शक्ल दिखा दीजिए। आप लोग अपनी शक्ल दिखा के हाथ उठा के एक बार ताली बजा दीजिए अपने लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जनता के सवाल होंगे और हमारे साथ मेहमान होंगे जिनसे हम इन सवालों के जवाब भी लेंगे। कोशिश यही है कि हरियाणा में रुख क्या है, इस बार मुद्दे क्या हैं, अगर कोई किसी को वोट दे रहा है तो क्यों दे रहा है और नहीं दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसे समझने की जरा कोशिश करें। और क्या 5 साल में, या अब तो 10 साल सरकार है, 10 साल में ऐसा क्या हुआ जिसको उपलब्धि मान लें और अभी कमी कहां रह गई है। बीजेपी से हमारे साथ संदीप सचदेवा साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से विनोद धीमान जी हैं, जेजेपी और जो चंद्रशेखर की पार्टी है, एमपी हैं, उनकी पार्टी के जो जॉइंट कैंडिडेट हैं पारुल नागपाल साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री जीडी छिब्बर साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत करेंगे, कुछ सवाल पूछते हैं और जो आपका आज का घटनाक्रम है आजकल अभी राजनीति में जो हरियाणा की चल रहा है, और उसके बाद जनता के पास चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं और कैसे उनके जवाब मिलते हैं। सबसे पहले धीमान साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। अमित शाह साहब की एक रैली थी और उस रैली में प्रधानमंत्री जी के बाद उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के 10 साल की उन्होंने याद दिलाई और उन्होंने कहा कि जब इनकी सरकार थी तो डीलर, दामाद और दलाली की सरकार थी। आपके 10 साल याद दिलाकर जनता को बता रहे हैं कि अगर ये आ गए तो एक बार फिर से कांग्रेस वहां छोड़ देगी। आज यहाँ की जनता इनके 10 साल कार्यकाल को देखते हुए इनको हरियाणा से, यहाँ से साफ करने के मूड में है। लोकसभा में हाफ थे और विधानसभा में साफ हो जाएंगे। लेकिन जो जिस तरीके से उन्होंने बार बार जो आरोप लगाए, वो याद दिला रहे हैं कि हुड्डा साहब की सरकार थी तो आरोप लगते आए थे कि कुछ खास लोगों को, गुड़गांव की बात हो या कहीं और की बात हो, उस पर वहां पे उन्हें फायदा मिलता था। आरोप ही लगे थे। 10 साल के कार्यकाल में अगर कुछ था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ बोलने तक सीमित क्यों रहा मामला? अगर किसी ने घोटाला किया था उसको अंदर क्यों नहीं किया गया? संजीव सचदेवा जी, जो बात 10 साल की गिनाई जा रही है, बताई जा रही है कि देखिए इनकी सरकार में कट कमीशन की सरकार थी, अपने 10 साल की उपलब्धियां गिनाने का कुछ नहीं बचा सर, जो 10 साल के पुराने किनारे। धन्यवाद त्यागी जी। हमारी 10 साल की उपलब्धियां जनता जानती है। हमारा विषय जनता के बीच में केवल इतना था कि 10 साल पहले जनता ने जिन कुकर्मों की वजह से इनको सत्ता से बाहर निकाला था, ये लोग फिर से वही दोहराएंगे। स्काईलार्क कंपनी दामाद जी की थी, वो हुड्डा जी के साथ वापस दिल्ली चली गई। 10 साल तक उस स्काईलार्क कंपनी ने 1 रुपए की भी ज़मीन हरियाणा में नहीं खरीदी। क्यों नहीं खरीदी, वो हुड्डा जी या स्काईलार्क कंपनी वाले बता सकते हैं। दूसरी बात, इन्होंने 10 साल में जो लैंड स्कैम किए उसको लेकर बाकायदा विधानसभा में ढींगरा आयोग बना जी। उस ढींगरा आयोग की अगर इनको लगता था कि वो ठीक है तो उसकी कार्रवाई होने देते। हुड्डा जी उसके खिलाफ हाई कोर्ट में क्यों गए? 5 साल तक उस पर स्टे लगा के रखा। ठीक है, अब वो स्टे खारिज हो गया है। हाँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अभी आज नहीं कल हुड्डा जी का अंदर जाना तय है। अभी 3 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर जी का 9.5 साल का कार्यकाल था, सीएम थे, अब यूनियन मिनिस्टर हैं। खट्टर साहब ने रॉबर्ट वाड्रा जी के जो इसकी आप बात कर रहे हैं उनको लेकर जो अपना बयान दिया, मैं जरा आपको वो दुरुस्त करा देता हूं, याद करा देता हूं। उन्होंने कहा कि इस मैटर में कोई इलीगैलिटी नहीं है और जेल जैसा तो कुछ टर्म ही नहीं होता। आप कह रहे हैं दामाद जी की सरकार, वो वहां पे बता रहे हैं, खट्टर जी खुद ही कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, कंफ्यूजन है सर बीजेपी में। आपने किसका कोड किया मुझे नहीं पता। खट्टर साहब का, ML खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, संदर्भ में कहां बात कही गई, डिटेल से बताएं। मैं आपको बताता हूं, डिटेल से बता रहा हूं। खट्टर साहब से इसी पे सवाल पूछा गया था
खट्टर साहब पे रॉबर्ट वाड्रा जी के बारे में सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि कोई इलीगैलिटी दिखी नहीं और उस पर जेल जैसा कुछ बनता नहीं। तो बीजेपी में क्या खट्टर साहब और हाईकमान में कुछ अलग ना अलग? तो खट्टर साहब में अलग है ना हाई कमांड में कुछ है। हाँ। हम लोग कानून के साथ हैं। डींगरा आयोग के खिलाफ स्टे लेने के लिए कौन गया? हाँ, हुड्डा चलिए। साहब ने क्यों 5 साल तक हाई कोर्ट में उसको लटका के रखा? और पूर्व- अगर वो सच्चे थे तो हुड्डा डींगरा साहब आयोग की इतने कार्रवाई powerful होने है। लगी। सर पूर्व मुख्यमंत्री जी खुद ही उन्हें एब्सॉल्व कर रहे हैं। खैर उस पर भी आते हैं, लेकिन जो गठबंधन इस बार आपका हुआ जेजेपी के साथ, लोग सवाल पूछ रहे हैं जेजेपी डूबती नहीं है, उस पर क्यों आप सवार हो रहे हैं? या जो आप पे आरोप लगता आ रहा है कि जेजेपी और आपका गठबंधन सिर्फ जाट एससी वोट को काटने के लिए है, वोट काटने की राजनीति करने आए हैं, या उसके अलावा भी आपके पास कोई एजेंडा है? ये तो पहले तो धन्यवाद आपका जी। भी आपने हमें यहाँ बुलाया, मौका दिया हमारे को राष्ट्रीय पार्टियों के साथ बिठाने का, राज्य स्तरीय पार्टी को। ये तो 8 तारीख को लोग बता देंगे वोट काटने आए थे या वोट मांगने आए थे। ये तो इन दोनों सरकारों को लोगों ने 10 साल का कार्यकाल कांग्रेस का भी देखा है और 10 साल बीजेपी का भी देख लिया। जी। एक ने बोला बिना पर्ची के, और जो आपने 3D सरकार बोली, जो 3D आप बोल रहे हो भी, दामाद, डीलर। मैं नहीं बोल रहा जी, अमित शाह जी बोल रहे हैं। अमित शाह जी ने जो मैं बोला, नहीं बोलता हाँ कुछ, जी, मैं जो सिर्फ भी बताता आपकी हूँ कोर्ट क्या। पे ही बोल रहा हूँ, ये 3D सरकार भी लोगों ने देख चुके हैं। अब आप अमित शाह जी जैसा सेम आरोप लगाओगे तो लोग कहेंगे बी टीम हो आप। चलो वो तो लोग अब 5 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि हम तो जनता की विचारधारा के ऊपर काम कर रहे हैं। जो जनता को बड़े बड़े वादे, दोनों पार्टियों ने जो शिक्षा स्तर के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, यहाँ पर हमारे अम्बाला शहर में भी एक बहुत बड़ा चौक बनाया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। धरातल में वो बेटियों की पढ़ाई किसने करवाई? दोनों सरकारें 10 साल के अंदर। उन मुद्दों पे भी आता हूं। ये आपका ओपनिंग रिमार्क था। छिब्बर साहब, आपसे भी ये समझना चाहता हूं, कैसे इस बार का चुनाव आप अलग देख रहे हैं? 2019 और 2024 के चुनाव में क्या अलग है? एक सबसे बड़ा तो जो सबको ऑब्वियस दिखाई पड़ रहा है, 19 में बीजेपी ने बिल्कुल यहां पर बाजी मार ली थी, पूरा लोकसभा में सारी सीटें जीत के साफ कर दिया था। इस बार 5-5 पे खड़े हैं, तो आपको दोनों चुनाव में क्या अंतर दिख रहा है सर? कैसे आपको आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है सरकार? मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। जी। 1966 में हरियाणा फार्म हुआ, उस टाइम मैं 12 साल का था। तो आज तक जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि ये छोटी सी स्टेट आई थी, यहाँ कुछ नहीं होता था। चारों तरफ यहाँ से जीटी रोड से दिल्ली जाओ तो जंगल ही जंगल होते थे जी। और उसमें कुछ नहीं होता था। हम भी जिम्मेदार थे। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम द फैमिली ऑफ ए फार्मर। ओके। तो हमारी भी 40 एकड़ ज़मीन थी, पर उसमें होता कुछ नहीं था। तो अब इतने सालों में जिसने भी किया है, जिसकी भी सरकार रही है, जनता के, हरियाणा की जनता की भलाई हुई है। अब तो जनता को डिसाइड करना है कि किसको देना है। जनता को डिसाइड करना है। सर वो तो हमेशा हर चुनाव में जनता को डिसाइड करना होता है, देखिए, लेकिन क्या आपको मैं- फर्क दिख रहा है 19 और 24 में? मैं आपको ये फर्क ही तो बता रहा हूं जी। कि यहां से लेके आज हरियाणा का वो आलम है कि इसने, उस टाइम पंजाब ही पंजाब होता था और हरियाणा को एक ऐसी जगह काट के दे दी गई थी जिसमें कुछ नहीं होता था। और अब वही हरियाणा पंजाब से जीडीपी में कितना आगे निकल गया है। तो इसका इंडस्ट्री श्रेय में आप कितना आगे किसको, निकल इसका गया श्रेय है। आप दोनों पार्टियों को देते हैं? नेचुरली दोनों पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को भी, INLD का भी रहा। नेचुरली दोनों, हर एक सर ने कुछ इतना ना कुछ पीछे न जाके contribution थोड़ा सा किया। और आगे किसी आ ने जाए। सड़कें- अभी इस बार आपको क्या किसी- लग रहा है कि कौन ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? किसी ने सड़कें दी है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, किसी ने कंप्यूटर्स दिए हैं, किसी ने एजुकेशन दी है। मतलब बेसिकली सब ने मिलके, किसी ने बिजली की। चलिए, छिब्बर साहब ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक करेक्ट आंसर दिया। सरकार किसी की भी है, छिब्बर साहब बिल्कुल दोनों में सेफ रहेंगे। सबके लिए छिब्बर साहब का पूरा समर्थन है। लेकिन मैं आता हूं, मैं अब एक एक करके थोड़ा थोड़े सवाल ले लेते हैं। भाई साहब आपके पास भी आऊंगा, जिसको भी सवाल लेने हो आप हाथ उठा लीजिएगा, मैं एक एक करके आप लोग के पास आ जाऊंगा। डिटेल्स मेरे भाई आ रहा हूं सर, आ रहा हूं मैं, 1 मिनट में आ रहा हूं। जी बताइए। माइक मैं पकड़ लूंगा, अपना नाम बता दीजिए और सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम मोहित आलूवालिया है। सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस में आज से 10 साल पहले भी वर्चस्व की लड़ाइयाँ होती थी, आज भी वही दिख रहा है। उसी वर्चस्व की लड़ाइयों में अम्बाला शहर में हाईवे अधूरे छोड़ दिए गए, पटवी का प्लांट नहीं बना, IMT इनके अपने नेताओं की आपसी लड़ाई। पर भाई साहब ठीक है, 10 साल से तो सरकार थी तो वो काम पूरे भी तो हो सकते थे। 10 साल से तो बीजेपी की सरकार थी ना। एक मिनट मैं आ रहा हूं वर्चस्व आ रहा हूं सर। 1-2 सवाल ले लेते हैं, फिर एक एक करके जवाब लेंगे। हाँ जी। मेरा सवाल पारुल नागपाल जी से है। पारुल नागपाल जी एक नया चेहरा बनकर आए हैं, लेकिन इतनी सारी जो इनके घोषणा पत्र में बातें इन्होंने की हैं,
क्या इनके पास उसका रोड मैप है? जो शिक्षा की बात ये कर रहे हैं, स्वास्थ्य की ये बात कर रहे हैं, अगर अम्बाला की वो रोड मैप तो मुझे लगता है 8 तारीख के बाद तय होगा, इनको जाना किसके साथ है। दो मुख्य मुद्दे आए निकल के, मैं उन पे आप पे जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हर बार यही कहानी, मुख्यमंत्री बनने से पहले दावेदार इतने होते हैं कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसके लिए वोट करने जा रहे हैं। यही बात अभी भी कही जा रही है। शैलजा जी अभी बस 13-14 दिन के वनवास के बाद वापस आई हैं, कैंपेन में दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जब भी हम कहीं पर भी जा रहे हैं, ये सवाल लगातार उठता है कि जनता कंफ्यूज है कि कांग्रेस में कौन किसकी टीम में से है। कोई किसी की टीम नहीं, सब कांग्रेस पार्टी की टीम है और सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे नेता इतने सशक्त हैं, हमारी जनता और हमारे वर्कर इतने सशक्त हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी हाईकमान तय करेगी। पार्टी हाईकमान तय करेगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले सभी अपनी ऐसी इच्छाएं जाहिर करते हैं, उससे वर्कर कंफ्यूज हो जाते हैं? इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं है। इनके ना होने वाले मुख्यमंत्री वो अनिल विज जी ने उस इच्छा पे अभी भी मैं कहा आता है हूं। कि ऐसा मैं तो जी मुख्यमंत्री बनूंगा। और जिस दिन नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने ये कह के डिमोरलाइज कर दिया था उनको भी, ये तो रेता चोर हैं, हम इनके अंडर काम नहीं करेंगे। डिमोरलाइज हर जगह है। डिमोरलाइज तो किसने किसको किया? अब विज साहब तो मंत्रिमंडल में है नहीं, लेकिन जैसे बीजेपी बार बार उठाती है कि देखिए कांग्रेस के बीच में कितनी फूट है। आपकी पार्टी में भी नेता हैं जो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना। अनिल विज साहब ने टाल ठोकी कि भाई मैं सबसे सीनियर हूं, जीतूंगा तो मुख्यमंत्री मुझे बना दीजिए। देखिए, हमारी पार्टी में कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत बेस्ड पार्टी है। हुड्डा हैं तो कुछ लोग पार्टी में हैं। निर्मल सिंह जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, अगर वो कांग्रेस में हैं तो उनके साथी कांग्रेस में हैं। अगर वो आम आदमी पार्टी में है तो आदमी कांग्रेस को पूंछ के अपने साथ आम आदमी में ले जाते हैं। आपको याद दिलाऊं इस बार आपकी एक कालका से कैंडिडेट भाई साहब आपस में नहीं, आप एक मिनट नहीं एक मिनट आपको सर याद दिला दूं इस बार भारतीय जनता पार्टी के कितने रेबल खड़े हुए हैं? लगभग 16। तो आप खुद ही कह रहे हो अगर इतनी कार्डर बेस्ड पार्टी है तो इतना अनुशासनहीन कैसे होगा? ये तो हर पार्टी में होता है सर। मैं बताता हूं, कार्डर बेस्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी करते रहे। हाँ। 16 आदमियों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी, वो चले गए, पार्टी ने उनको निकाल दिया। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है तो इनकी भी हो सकती है, इनकी पार्टी में भी। बात पे जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपने बात में सवाल देने की जल्दी थी आपको, मैं जवाब नहीं सुना आपने त्यागी जी। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि नेताओं को जलेबी ना बनाने, तो सीधे सवाल सीधा जवाब शुरू करो जी। त्यागी जी, आपको सुनने की आदत बताओ सर। चाहिए। इनका क्या है, क्या कांग्रेस के अंबाला शहर के प्रत्याशी 8 किलोमीटर दूर जाकर ये कह सकते हैं कि वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट डालें? 8 किलोमीटर का फर्क है। हाँ। दोनों एक ही घर में रहते हैं, राइवल भी और कैंडिडेट भी एक ही रात को सलाह करते हैं कि सुबह कहां वोट मांगनी है, कहां नहीं मांगनी है। ये तो कंफ्यूजन हो सकती है ना सर। अंबाला का कैंडिडेट अंबाला में प्रचार करेगा, हमारी पार्टी लगी हुई है। एक मिनट पार्टी का प्रचार हो रहा है, ठीक है। हर कैंडिडेट की अपने विधानसभा में जिम्मेवारी है और ये निश्चित नहीं करेंगे कि हमारा कौन सा व्यक्ति कहां पे प्रचार सही बात है। आप कोई किसी पार्टी के लिए कुछ निश्चित नहीं कर सकता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर एक ही घर से 2 लोग टिकट मांगेंगे और एक को ना मिले और दूसरा अगर इंडिपेंडेंट खड़े हो, चित्रा सरवारा जी की बात हो रही है। एक घर कैसे हो गया? चित्रा जी मैरिड है, हाँ। उनके अपने हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो परिवार छूट जाता है क्या सर? ये सोच तो ठीक नहीं, हरियाणा में होनी भी नहीं चाहिए। देखो, अगर बेटी की शादी होगी तो वो घर की छत भी रहती है। ये बातें मत करो सर, पुरानी बातें मत करो, ये गलत बात है। हाँ जी बताओ। अपना चुनाव कांग्रेस की बेटियों के विरुद्ध सोच आपके सामने है। भाई साहब, कांग्रेस की एक मिनट बेटियों के विरुद्ध भाई साहब, आप संदीप मैं उसी पे आ रहा था, ये सब बातें ना मौके पे चौका मारने की कोशिश मत करो। आपकी मारेंगे भाई साहब, वो तो 8 तारीख को जनता तय करेगी, हमें और आपको नहीं करना चाहिए, इतना गुमान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्योंकि बेटी पे कमेंट करा, मैंने जो कांग्रेस पे कहा, विनेश फोगाट को कह रहे हैं कांग्रेस की बेटी, शोभा देता है क्या विनेश फोगाट कांग्रेस की बेटी? मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं? सुन रहा हूं। विनेश फोगाट को हमने क्या कहा? देश की बेटी। 6 महीने विनेश फोगाट को 2 महीने वो ओलंपिक में बेटी खट्टर साहब ने कहा कांग्रेस की बेटी। सर वो तब कहा जब वो कांग्रेस ज्वाइन कर दी। तो अगर कांग्रेस ज्वाइन कर दरवाजे में बैठने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मिनट जिसने भी कोई भी एक मिनट देश की कोई भी महिला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले तो वो उसकी बेटी, उसकी बहू, बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं। गलत आपका सवाल आप कह रहे हो सर, आप कह रहे हो सर। फोगाट ने केंद्र सरकार के खिलाफ, ओलंपिक संघ के खिलाफ पूरा धरना दिया, उसके बावजूद उसको पूरा मान सम्मान देते हुए हमने उसको देश की बेटी घोषित किया। और हरियाणा में
हरियाणा में जो ओलंपियंस के लिए प्राइज बनी है उसकी घोषणा की गई। आचार क्या संहिता देश लगने की की वजह भाई से साहब देखो, पहले तो चुनाव ये लड़ने समझ का लो आप अधिकार नहीं है कि ना क्या एक देश मिनट, की बेटी भाई को साहब, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? हो गया, उस पे बात होगी, इतने की लंबी खींचने। और बीजेपी थोड़ी किसी को देश की बेटी और देश की बहू घोषित कर सकती है, वो जनता तय करती है। जी सर मैंने यही मुद्दों की बात होनी चाहिए ना सर। मुद्दों की बात, जहां अंबाला में अंबाला की बात करते हैं। हाँ जी बताओ सर, जहां खड़े हैं ये अंबाले का सबसे महंगा सेक्टर है, पॉर्श एरिया है सर, यहाँ इतना इतना पानी था, ये इनकी विफलता है। ये इस पर तो एक मिनट, आपने एक सवाल पूछ लिया, सड़कों पे बात कर लें। मैं अंबाला में, मैं अभी आज गया था वहां पे, जो आपका क्लॉथ मार्केट है वहां पर भी, वहां पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। उसकी दो समस्याएं, पहली समस्या पानी, दूसरी की मैं अभी आप लोगों सभी से जवाब लूंगा। आपको लगता नहीं कि ये विफलता है अगर 10 साल तक, और अब तो मिनिस्टर भी आपको अंबाला से मिल गया, कि जो सड़कें हैं अंबाला में, जल भराव की जो समस्या है उसका समाधान अब तक हो जाना चाहिए था? जल भराव पर जो सवाल है वो बहुत अच्छा है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो भाजपा से संबंधित हैं, कांग्रेस से हैं, या जेजेपी से हैं, आज़ाद पार्टी से हैं, या सामान्य नागरिक हैं, उन सबको ये पता है कि भौगोलिक दृष्टि से अंबाला एक कटोरे की शेप में है। इसके बीच में से एक मिनट, पूरे शहर में पानी की निकासी के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण कराया गया। जो पानी पहले कहीं कहीं दिन में निकलता था वो अब कई घंटों में निकलता है। पानी की निकासी के लिए बड़ूली नाले की कैपेसिटी बढ़ाई गई, नालों के साथ साथ प्रेशर पंप्स लगाए गए, जहां पानी नेचुरल में रूटीन में खड़ा होता ठीक है। ये आपने कहा कि हमने इतना काम किया है, आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? क्या पानी के भरने की समस्या का कुछ समाधान हुआ है खास अंबाला में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन मल्होत्रा है जी। मल्होत्रा साहब, कहाँ से हैं आप? यहीं से वो विधायक के साथ ही घर है मेरा। आपका विधायक जी के साथ घर है, वहां पे पानी भरने की समस्या है क्या जी? बहुत ज्यादा है जी, हमारे घर में पानी आ जाता है। विधायक जी के घर पे भी पानी, उसके साथ में रहते हैं, पड़ोसी हैं उनके घर में भी पानी भरने की समस्या है। मैं इस पे ज्यादा खींचूंगा नहीं, आपने देख लिया, जनता अपनी बात कह रही है, आप कह रहे हैं भौगोलिक समस्या, लेकिन सरकार के पास हर भौगोलिक समस्या कुछ तो समाधान होना ही चाहिए। पर कांग्रेस पे बार बार ये सवाल उठता है कि 10 साल तक इससे पहले आपकी भी सरकार थी, तो उस पर कितना काम हुआ जो आज की स्थिति है उसमें कुछ सुधार होता? आज आप देखोगे जो ये दावे कर रहे हैं, बुनुड़ी नाके की निकासी कांग्रेस के समय में हुई, और ये जो आपका वाटिका से सोंडा रोड की तरफ निकासी हुई थी वो कांग्रेस के समय में हुई थी, लेकिन इन्होंने वो नाला बंद कर दिया। आज सेक्टर 9 इन्होंने अपना बीजेपी का दफ्तर बनवाने के लिए उनका नाला बंद कर दिया, और सेक्टर 9 से चार दिन पानी नहीं ऐसा तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है जो लोग हमेशा आरोप लगाते थे कि हुड्डा जी की सरकार में सिर्फ रोहतक और उसके आसपास काम होता है, बाकी सारे जिले छोड़ देते हैं? ये आरोप थे, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं थी। रोजगार बच्चों को यहां से अंबाला जिला से एक एक करके रोजगार पे भी आएंगे, उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन विकास के कार्य ये जो मुद्दे हैं, आप क्योंकि कैंडिडेट हैं, जा रहे होंगे, जनता यही बातें आपसे कर रही होगी, नाली की बात कर रही होगी, सड़क की बात कर रही होगी। क्या दोनों पार्टियां विफल हुई हैं? कुछ काम हुआ है? और अगर कुछ करना है तो आपका क्या उस पर विजन है? जी, जैसे आपने बोला, अभी आज हम 2024 में बैठे हैं, ये दोनों पार्टियों ने 10-10 साल राज किया, और आज भी अंबाला की जनता के पास एक ही मुद्दा है, अभी पानी निकासी नहीं है। क्योंकि वो एक मुद्दा इसलिए है क्योंकि लोग जब घर से सुबह निकलते हैं तो वो पानी मिलता है उनको, काम पे जाते हैं सड़कें टूटी मिलती हैं। ये हर एक आम आदमी जो जॉब पे जाता है उसकी यही समस्या है। क्योंकि हालांकि हमारे जो मुद्दे होने चाहिए थे वो शिक्षा के होने चाहिए थे, जो बीजेपी सरकार ने 134 से लेके आए। पर आप जब ये बात कहते हैं जी, और 10-10 साल कहते हैं, यही दिक्कत होती है किसी रीजनल पार्टी के साथ अलायंस में आने की। जी, 4.5 साल तो आप भी सरकार में थे भाई साहब, तो तब आपने क्यों नहीं करवा दिया? आपके उप मुख्यमंत्री थे यहाँ से। जी, जो डिपार्टमेंट जेजेपी के पास थे, 11 फसलों पे MSP किसने ली? हाँ, किसने दिया? उसका जवाब दो ना। तो अगर ये कहने लगे यहाँ कर कि हमारे पास कोई डिपार्टमेंट ही नहीं था, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ का तो मिनिस्टर आप कह रहे हो। तो क्या अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में सत्ता में 4.5 साल रहे जी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों का आप पर को भी दबाव बनाना चाहिए था? हरियाणा में मूलभूत क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका जितना सवाल बीजेपी से होगा उतना आपसे भी होगा। वही जवाब जब लोकसभा के टाइम पे जब इन्होंने एक टिकट बोली, एक टिकट मिलेगी, तभी दुष्यंत जी ने बोला भैया आप हमें एक टिकट भी ना दो, जो 5100 की पेंशन कर दो। जब वो पेंशन नहीं हुई तो उसके बाद गठबंधन टूटा। या ये मान लें कि इन सवालों से बचने के लिए 6 महीने पहले सरकार छोड़ दी? नहीं, उन्होंने जब पेंशन पे एक मुद्दा ही नहीं मांगा जनता का। 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी देने का किसने वो लेके आया, प्रस्ताव किसने दिया? हाँ।
दुष्यंत जी ने दिया ना, नहीं तो जैसे भाई साहब, पंजाब में दुष्यंत जी के लिए भी बहुत सवाल हैं उनके जी। पास, उनके लिए भी लेके आते। एक मिनट। रहे सरकार में 9 महकमे इनके पास थे, तब इन्होंने क्यों नहीं काम किए सड़कों का? 4.5 साल रहे। हाँ जी, एक मिनट सर, आ रहा हूँ, एक करके आ रहा हूँ। यहाँ पे कौन, किसने हाथ उठाया था भाई साहब? किसी ने नहीं उठाया था, आपने उठाया था। हाँ जी बताओ। जगाधरी गेट पे अभी भी पानी खड़ा है। जगाधरी गेट पे अभी पानी खड़ा है। पानी की समस्या पे हम लोगों ने बात की। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आपके पास आ जाता हूँ। एक मिनट सर, एक करके आता हूँ, एक करके आता हूँ, एक करके आ रहा हूँ। न्यू मॉडल कॉलोनी पॉश एरिया माना जाता है, पेट्रोल पंप के सामने। उस एरिया में मेरा बर्थ प्लेस है। हम रात को सोते हैं ना तो सारी रात जागते हैं। 15 मिनट की बारिश में पानी भर जाता है। 3 दिन बारिश आती थी तो पानी नहीं भरता था, और सारी सड़कों पे डंगर खुले घूम रहे हैं। एक तो यहाँ पे भी घूम रहा है भाई, इनको ये दिखा दो जरा। यहाँ पे भी आ गए हैं, मार्केट के अंदर भी। ये बड़ी समस्या है। यहाँ पर जनता इस बारे में बहुत बात करती है। एक मेरे पीछे घूमते हुए एक मिनट सर, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। हाँ जी, पानी को लेके बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा। हाँ जी बताइए। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खर्ची और पर्ची के आधार पर नौकरियां दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरियां दी। खर्ची पर्ची एक ऐसी चीज है। एक मिनट सर, आपने एक सवाल पूछा, खर्ची पर्ची मतलब एक मुद्दा उठा लेना। तो खर्ची पर्ची की जो बात हो रही है, ये कांग्रेस पर, मैं हर जगह गया, लगातार ये बात, ये डर है। युवा नाराज है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही, लेकिन युवा इस बात से भी घबराया हुआ है कि कांग्रेस सरकार आई तो खर्ची पर्ची वापस ना आ जाए, उसी को बना रहे हैं। पहले एक मिनट इन्होंने पक्की नौकरी ही बंद कर दी। कौशल रोजगार के तहत ये कच्ची नौकरियां दे रही हैं। लेकिन एक दुष्यंत जी भाई साहब वो बता देंगे ना, दुष्यंत जी के टाइम में क्या इस इलाके में कोई काबिल बच्चे नहीं रहे थे? 1800 बच्चा सिरसा जिले और हिसार जिले का लगा, और अंबाले के मैं पूछूंगा कि कितने बच्चे रोजगार मिला। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खर्ची पर्ची का जो आरोप लगता है, लगातार आरोप लगता है। कोई भी व्यक्ति आए यहाँ पर कहे कि मैंने पैसे दे के नौकरी कांग्रेस राज में ली थी, तो हम मान लेंगे। क्या इस इलाके में काबिल बच्चे नहीं रहे जिनको रोजगार मिल सके? रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या है लगातार। भाई साहब मैंने आपको पहले ही कहा था कि उनको जवाब देने दो, समझ में आए ठीक है, नहीं तो वोट मत देना ना भाई साहब। क्यों बीच में आप डिबेट करोगे तो चलेगा नहीं। हो गया सर, हो गया। रोजगार को लेकर जो लगातार समस्या है, मैं आ रहा हूं सर, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। रोजगार को लेकर जो लगातार समस्या है, हरियाणा की जो गिनती होती है इस वक्त, बेरोजगारी के जो दर है, सरकार के आंकड़े हैं, उसमें काफी ऊपर के राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है। आपने कहा है कि जब हम सरकार में वापस आएंगे तो हम एक 50,000 शायद रोजगार की आपने बात करी है कि हम वो भी रोजगार देंगे। सवाल ये उठता है कि अगर हरियाणा में बीजेपी ने रोजगार पे इतना काम किया, तो क्यों अभी भी ऐसा है कि यहाँ का युवा पलायन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है? डंकी के रूट से लोग यहाँ पर जाने को तैयार बैठे हुए हैं, और जहां पर भी जाओ युवा बार बार ये कहता है कि सीट का एग्जाम दिए हुए 4 साल हो गए, अब तक नौकरी का कोई पता नहीं है। साथ ही साथ पेपर लीक की एक समस्या है। तो आपको लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं कमी रह गई? लोग याद दिलाते हैं, खट्टर साहब के सामने हम प्रदर्शन करने गए थे, हमें लाठियां पड़ी। आपके सवाल का जवाब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। हुड्डा साहब के शासनकाल में 86,000 पक्की नौकरियां लगी। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में 1,25,000 से ज़्यादा नौकरियां पक्की लगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन रिकॉर्ड अंबाला जिला के कितने बच्चे एक मिनट सर, एक मिनट हमने किसी से पैसे पकड़ के नौकरियां नहीं लगाई। कितने लगे? भाई साहब सवाल ही नहीं है। अंबाला जिला का बता, अंबाला जिला हरियाणा में नहीं है। नहीं तो फिर वो आपसे पूछ लेंगे 86,000 नौकरी में रोहतक और सोनीपत के कितने लगे, बाकी जगह कितने लगे? एक मिनट, उनको जवाब देने दो। वो आपके बीच में नहीं बोले, उन्हें आप अपना जवाब देने त्यागी जी, इनके प्रत्याशी के राइट और लेफ्ट में जो लोग चल रहे हैं, उन दोनों के बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के। ये कह रहे हैं नौकरियां कहाँ लगी अंबाला में। लेट मी कंप्लीट। अब उन लोगों से जब पूछा गया तो कहने लगे जी नौकरी तो बहुत बढ़िया लगी है, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, पर अगर हमारी अपनी सरकार होती तो हमें पैसे देने पड़ते। चलो ये तो किसी की सुनी युवा कौन है यहाँ पे? ये कौन लोग, यंग लोग जो हैं, जो इस वक्त, क्योंकि रियलिटी चेक वही कर सकता है जो यहाँ का मैं नाम बता देता हूँ दोनों के। मैं दोनों नेताओं को फोन करके पूछ लो कि उनके बच्चों को सरकारी नौकरी लगी है कि नहीं। अच्छी बात है सर, नेताओं के बच्चों की नौकरी हमेशा लग जाती है, कोई भी सरकार हो। पर एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट सर, एक मिनट। वो सेटिंग क्या नाम है भैया आपका? शहरी कहाँ से हो? अंबाला से। अंबाला से क्या करते हो? मैं तो अपना ही काम करता हूँ, फास्ट फूड का। नौकरी आसान मिल रही है बच्चों को? बच्चों में बात हो रही है, क्या मुद्दा है युवाओं का? सर सबसे बड़ा मुद्दा तो ये, जो अब हरियाणा सरकार जो 10 साल से यहाँ पे चल रही है, तो जब भी उनमें कोई गवर्नमेंट पेपर निकलता है सर, वो पेपर इतना डिफिकल्ट होता है। जैसे IAS का पेपर देने आए हम, PN की नौकरी होती है और IAS के लेवल का पेपर दे देते हैं। PN की और कौन? यहाँ पे मैं युवाओं से बात करना चाहता हूँ। एक मिनट में जरा उधर आ जाते हैं, जरा समझ लेते हैं, युवाओं से पूछ लेते हैं थोड़ा। हाँ जी बताओ।
सर गौरव गुगलानी नाम है मेरा। 5 साल से अंबाला में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एमएलए इनका, एमपी इनका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, निगम में मेयर इनका। निगम में 2000 नौकरी देने की बात की थी, एक भी बच्चा लगा हो तो बताएं। जो लगे हुए थे उनको निकाला इन्होंने। जवाब दीजिए सर। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे, एक मिनट, आपसे नहीं पूछा सर, बीजेपी से पूछा सर। उनकी थी, आप भूल गए हो, अभी एमएलए बनना है अगर जीतते तो, अभी उनका ही एमएलए। हाँ जी, जिस सज्जन ने ये सवाल पूछा है उन्हीं की पार्टी ने नारा दिया था चुनाव में। आपको कैसे पता है कांग्रेस से हैं? मैं कांग्रेस से नहीं है। नहीं तो आपने कैसे कहा उनको कि वो कांग्रेस से हैं? गलत बात है, ये गलत बात है। वोटर को आप ये मत, सर वोटर नहीं, वो जन चेतना पार्टी में थे। वो किसी भी पार्टी से, किसी भी पार्टी से हो, वोटर को ऐसे मत करो आप। बताइए, बताइए। आप सुन नहीं रहे? सुन रहा हूँ। जन चेतना पार्टी के नेताओं ने नगर निगम में 2000 नौकरियां देने का वायदा किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कोई वादा नहीं किया था। बीजेपी ने कोई वादा नहीं किया था। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने वादा नहीं किया था तो यहाँ के लोगों की एस्पिरेशन पूरी नहीं होनी चाहिए? मैंने आपने सवाल पूछा, हाँ, कि 2000 नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहाँ हुआ? वो वायदा हमारा नहीं था। मैं उस वायदे का सवाल का जवाब कैसे दूं? ठीक है, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। आज जब मैं क्लॉथ मार्केट में था, आराम से भाई साहब, आराम से, आपस में बात बाद में कर लेंगे, मैं आ रहा हूं आपके पास। जब मैं आज क्लॉथ मार्केट में था तो जो वहां पर ट्रेडर्स थे, 90% दुकानों पर, जिस समय मैं गया दोपहर का समय था, उस समय होने चाहिए थे काफी सारे लोग वहां पर खाली बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। और वो लगातार यही बात कर रहे थे कि 80% बिजनेस जो है वो सफर हुआ है। 8 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। 8 महीने से शंभू बॉर्डर बंद है, रुक जाइए भाई साहब। और शंभू बॉर्डर बंद होने की वजह से मार्केट में उनको बहुत परेशानी हो रही है। 6, 7, 8 महीने जब से बैरियर बंद है, पंजाब बॉर्डर बंद है, शंभू बॉर्डर बंद है। क्यों? हमारा क्या काम है, बाहर से कस्टमर ज़्यादा बाहर से आता है, पंजाब से आता है, चंडीगढ़ से आता है, हिमाचल से आता है। तो बॉर्डर बंद आने का कि तो आ ही नहीं पा रहा। चंडीगढ़ से कस्टमर आने के 3 घंटे चाहिए, जहाँ 2 घंटे का रास्ता है। हिमाचल, पंजाब से आना है, नहीं आ पाते। यहाँ से आप राजपुरा है, 20 मिनट लगते हैं और 2 घंटे का रास्ता है, इससे कस्टमर नहीं आ पा रहा है। तो उसमें हमें काफ़ी नुकसान है। काम मतलब 15-20 पैसे काम रह गया है। 100 रुपये में से 20 पैसे रह गए, 20% काम रह गया है। मतलब अगर आप पहले 100 रुपये कमा रहे थे तो अब आप 20 रुपये कमा रहे हो? 20 रुपये कमा रहे हैं। खर्चे इतना ज़्यादा फर्क है? हाँ जी, खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे, नौकरियों को दिखाई नहीं दी जा रही। कोई बॉर्डर बंद है जी, पंजाब रोड है, शंभू बैरियर। ये खुलेगा तो बड़ा मोटा गाहक चलेगा जी, नहीं तो क्या ऐसे सुबह आते हैं, ताले खोलते हैं और बैठे हैं जी। कितना फर्क आया धंधे में? इसमें जी 80% खत्म है। 100 में से 80? 100 में से 80% दुकानदारी खत्म है। अगर 100 रुपये कमा रहे तो आप 20 ही कमा रहे हो? 20 ही कमा रहे हैं सर। ऐसा है, महीना हो गया, हमें सैलरी नहीं मिलती, हम सब कुछ देखते हैं, हम कहते हैं पैसे दोगे, कहते हैं गाहक नहीं, कहाँ से पैसे देंगे। कितना धंधा मंदा है आप लोगों का? 1 रुपये में 20 पैसे काम रह गया सिर्फ। अच्छा जी, 80% डाउन पिछले 5-6 महीने से? कब से? 7 महीने से। 7 महीने। जी। क्या व्यापारियों के लिए यहाँ पर अंबाला में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि बॉर्डर खुल जाए तो तो लिए यार, उनका सामान बिकेगा। व्यापारियों के लिए तो सबसे यही चीज़ है ना, उनका काम चलना चाहिए। व्यापारी को तो किसी को दिक्कत नहीं है कोई। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कपड़े का जो व्यापार है आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, वो बंद है। 3 दिन के बाद जब नवरात्रे आएंगे। 1 मिनट। 8 महीने के श्राद्ध नहीं होते भाई साहब। त्यागी जी, आप सुनना नहीं ना चाहते? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। आपने कहा जी आज दुकानें खाली पड़ी थी। 8 महीने से बता रहे हैं सर, 8 महीने से कहीं कोई खाली नहीं पड़ी। आज की बात आपने कही। 1 मिनट। मैंने आपकी आज की बात का जवाब दिया। मैं आपसे मैंने शुरुआत ही 8 महीने से करी। 8 महीने शंभू बॉर्डर क्या इशू है या नहीं है, उसको खुलवाने के लिए, क्योंकि आपके एमएलए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनको तो और सक्रिय होना चाहिए था। शंभू बॉर्डर का मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। कौन गया सुप्रीम कोर्ट में? हाई कोर्ट के बाद हरियाणा सरकार गई। किस लिए गई? क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी। उसके खिलाफ हमारा राइट है, हम अपने लीगल राइट को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें कहीं कोई हुड्डा साहब आए, हुड्डा साहब क्या चलेगा? 1 मिनट। हुड्डा साहब आए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है उसको। हाँ, किसी भी सरकार के पास सर सबसे आसान काम यही होता है, कोर्ट के गेंद में बॉल को डाल दो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा, हो गया सर, ये इन्होंने 1 मिनट। हुड्डा साहब आए, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनवा दो, हमारा एमएलए जितवा दो, हम बॉर्डर खुलवा देंगे। तो फिर बीजेपी कहेगी कि आप ही के लोग बैठे हुए वहां पे जो इतनी आसानी से बॉर्डर खुलवा देंगे। बॉर्डर सरकार ने बंद किया हुआ है, हमारे लोगों ने नहीं किया हुआ। और वो किसान बैठे हैं, वो दिल्ली प्रधानमंत्री जी से अपनी बात करना चाहते हैं। ये बात क्यों नहीं करने देने जाते?
जबकि पहले सर, ये तो सुप्रीम कांग्रेस कोर्ट ने राज भी में कहा ना कि जयप्रकाश नारायण जी, चौधरी सुप्रीम करण कोर्ट सिंह ने भी जी, ये बात टिकैत कही कि साहब बात करने के आंदोलन लिए करते थे दिल्ली में बात जाकर। करने के लिए आपको रोका नहीं ट्रैक्टर जाता लेके था आने की उनको। आवश्यकता नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि नहीं, बात सुप्रीम करने कोर्ट के लिए गया ट्रैक्टर कौन? लेके आने की आपने आवश्यकता नहीं है। SYL का मुद्दा बना दिया है इसको, भाई साहब, रोड मैंने को भी। शंभू का सवाल पूछा, SYL पे चले गए। किसान जब दिल्ली जा, XYL का मुद्दा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कौन के ये लोग है? तो अगर चलो, ये ना जाते, आपकी सरकार जाके आएगी तो एक मिनट, इस आपकी border सरकार को खोलने का काम है कांग्रेस सरकार एक करेगी। मिनट, आप SYL का मुद्दा भी सुलझ जाएगा ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो इंडिया अलायंस की पार्टनर है, पंजाब में सरकार उनकी है, सुलझा दोगे ना? सुलझेगा। जैसे वो आप भी आएंगे, सुलझेगा। जैसे आप सरकार में आएंगे, बिल्कुल। जनता 5 साल इंतजार करेगी। भाई साहब, ये आज जो बातें बोल रहे हो, हाँ जी सर, एक अम्बाड़ा का सवाल है हर इंसान के लिए, जो भी अम्बाड़ा का वासी है, मैं भी अम्बाड़ा का वासी हूँ। सर, हमारा क्या कसूर है अगर शंभू बॉर्डर बंद है? आज हमें लगता है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे वहाँ बंदूकें ताने, चारों तरफ पुलिस खड़ी है। मतलब क्या कर रही है? केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, मुख्यमंत्री आपका धंधा भी सफर हो रहा है उससे? कमाल कर रहे हैं सर, सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट तो आपको लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं करी खुलवाने की? भाई साहब, मैं ये जनता के सवाल है। हाँ जी, एक मिनट आ रहा हूँ भाई साहब, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास ना पंजाब से लड़के आते हैं काम करने के लिए, तो वो उनको 4 किलोमीटर सफ़र है और आज वो 35 किलोमीटर घूम के आ रहे हैं जी। तो आप उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? किसानों को, सरकार को, किसको? क्योंकि वहां पर तो किसानों ने भी रोका है ना। देखो जी, किसानों ने नहीं रोक रखा, किसानों ने कोई बॉर्डर नहीं लगा रखा। जो बॉर्डर है बीजेपी सरकार ने लगा रखी है। हाँ जी, बताओ। पत्रकार महोदय, मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहेगा। भाई साहब, इतना लंबे का समय नहीं होगा, फटाफट सवाल पूछ लीजिए। फटाफट पूछूंगा। मेरा भाई साहब धीमान जी से मेरा क्वेश्चन है, जैसे बीजेपी ने सेंटर और स्टेट में गरीब परिवारों के सबके दरवाजे बंद कर दिए, कहीं रोजगार का वो नहीं है, और उसके लिए कहीं ना कहीं मूक सहमति कांग्रेस पार्टी ने दी है, तो क्यों ना जनता अब की बार तीसरा मोर्चा देखे? क्यों ना जनता तीसरा मोर्चा देखे? आप लोग दोनों से सवाल है। आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से सबसे ज्यादा बात जो आप कह रहे थे कि शंभू बॉर्डर पे अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, वो अभी भी आपको जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी जिम्मेदारी थी इसको खुलवाने की। देखिए, जब मामला अदालत में जाता है तो उसके बाद ना तो कोई सरकार कुछ कर सकती है, ना ही उस पर कोई और व्यक्ति की टिप्पणी। सरकारी तो लेके गई ना सर। सरकार के क्यों लेके गई? सरकार की अपनी कोई ना कोई ऐसा कारण रहा होगा जिस वजह से सरकार को वहां जाना पड़ा, और उसके कारण राजनीतिक तो नहीं है? कोई राजनीतिक कारण नहीं है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे अधिकार हैं, वो जब चाहे कह सकती थी गेट खोलो, रास्ता खोलो। मतलब सुप्रीम को, एक मिनट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं कि सड़क खोलो, रास्ते खोलो, उसको भी अब सुप्रीम कोर्ट को इस देश में करना पड़ेगा। तो सरकारों का फायदा ही क्या है? कि मैं आपसे, मेरी बात भाई साहब, आपने बता दिया, आपने एक ही बात बार-बार सुप्रीम कोर्ट में आप गोल-गोल घुमा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट गोल-गोल नहीं घुमा रहा, आप घुमा रहे हो। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट की उपयोगिता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट आपको लग रहा है कि 4 लोग यहाँ ताली मारेंगे, ऐसा होगा नहीं। मैंने कहा आप गोल-गोल घुमा रहे हो। एक मिनट, आपसे सवाल उन भाई साहब का है। ये दिन आ गए हैं और ये इस वजह से भी होता है कि हर रोज, सुन लीजिए भाई साहब, हर रोज आपकी पार्टी से लोग कहीं और पहुंच जाते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई लगती है, तीसरा मोर्चा, तीसरा उम्मीदवार वो क्यों ना चुन लें? तीसरा उम्मीदवार पहले ही 4.5 साल सरकार में रह चुका है, जिनकी ये बात कर रहे हैं। तीसरा मोर्चे की जो जज्बा की बात कर रहे हैं, वो पहले ही 4.5 सरकार जरूरत पड़ी तो आप भी इस बार, अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बनी, तो आपको जेजेबी से परहेज है ना? बिल्कुल परहेज है जी। कुछ भी हो जाए उनका समर्थन नहीं लेंगे? नहीं, समर्थन क्यों? हमारी तो ये तो यहाँ का नहीं फाइनल कर सकते। हमारी तो सरकार फुल सपोर्ट से, ये तो अम्बाला का नहीं फाइनल कर सकते। ये राष्ट्रीय अम्बाला का नहीं फाइनल कर सकते। इनका कैंडिडेट कहाँ जाएगा? हमारे समाज अम्बाला कैंट से नहीं फाइनल कर सकते। ये कहाँ जाएगा इनका कैंडिडेट? पारुल जी तो अभी इनका कैंडिडेट थे, कहाँ जाएगा? 1 महीना पहले जज्बा को कैंडिडेट नहीं मिला, तो इनको बेचारों को अब मैं क्या कहूँ, कहावत है। चलो कैंडिडेट, भाई साहब, एक तो कैंडिडेट है। देखिए, मैंने आपको बार बार ही कही, ना तो वोटर से ना आपस में थोड़ी शालीनता रखें। बेचारा कोई नहीं है, सब कानून, सब लोग बिल्कुल बराबर हैं, सब बिल्कुल बराबर हैं। चुनाव लड़ने तक 8 तारीख तक सभी जीत रहे हैं, सब ये बात कह सकते हैं, उसके बाद देखेंगे। एक मिनट, मैं अम्बाला से जुड़े हुए 1-2 सवाल और लेना चाहता हूं, जो मैं आज घूमा, लोगों ने मुझसे बार बार पूछे। अम्बाला में एक बड़ा गर्म मुद्दा है, और जो लोग बार बार उस बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं कि बीजेपी की सरकार में विकास अगर हुआ तो सिर्फ गोल चक्करों का हुआ। अम्बाला में सिर्फ गोल चक्कर बने हैं, बाकी कुछ चीजों का विकास नहीं हुआ। मतलब मैं, कई सारे लोगों ने कहा जी भाई साहब, बीजेपी वाले आएंगे तो उनसे सवाल जरूर पूछना
कि जो गोल चक्कर है उसके अलावा अंबाला में विकास हुआ कहाँ है। तो गोल चक्कर को लेके आपको लगता है कि सरकार जो जनता जो है इस बार गोल घुमा सकती है? देखिए, विकास को देखने के पैमाने कई हैं। एक आदमी को गिलास भरा हुआ नजर आता है, एक को आधा खाली नजर आता है। तो उन चौकों पे जिनकी ये बात कर रहे हैं गोल गोल घुमाने से, उनका मुख्य उद्देश्य जनता को अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपने विकास, अपने भाईचारे के साथ जोड़ने का था। भगवान परशुराम चौक बनाया, क्या वो जरूरी नहीं था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक बचाया, संदेश देने के लिए, सामाजिक संदेश देने के लिए। यहाँ बैठे एक मिनट यहाँ बैठे बहुत से लोगों को हमारे चारों वेदों का नाम नहीं पता होगा। आरएस स्कूल चौक पर जो चौक बनाया उस पर चारों वेदों का नाम लिखा है। भाई साहब जरूरी नहीं है भगवान विश्वकर्मा के नाम से चौक पढ़ने पड़े। एक मिनट आरोप सिर्फ गोल, एक मिनट सर, नहीं सर, एक मिनट रुक जाइए। आरोप सिर्फ गोल चक्कर बनाने का नहीं है, गोल चक्कर के घोटालों का भी कई सारे लोग आरोप लगाते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? आज तक एक मिनट सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह, मैं अम्बाड़ा शहर का निवासी हूँ। ये सर विकास की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का चौक, इन्होंने आशा वर्कर के ऊपर लाठी चार्ज की, आंगनबाड़ी वर्करों के ऊपर की, क्यों वो किसी की बेटी नहीं? एक मिनट इधर से भी कुछ सवाल लेते। क्या कह रहे थे भाई साहब जब गोल चक्कर की बात चल रही थी? तो गोल चक्कर सर सब मूर्तियां लगाई हैं और कोई काम नहीं किया। ये जो लगातार आपने सुना, उनके सवाल का भी जवाब दे दिए। बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है। वो कह रहे हैं आशा वर्कर्स जब यहाँ पे आई अपना हक मांगने के लिए तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। निराधार? किसी भी आशा वर्कर पर कोई हाँ बता दें कब चलाई? किसी भी आशा वर्कर पर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। सबको सम्मान पूर्वक उनकी मांगे सुनी गई और उनको आश्वस्त किया गया कि उनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी। हमारे ओलंपियन उसको इन्होंने घसीटा सर। आशा वर्कर इतना झूठ बोलते हैं। वो तो एग्जाम्पल दे रहे हैं जी, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। आशा वर्कर का ओलंपियन से त्यागी जी तो कहीं तो बात देखें। तो अगर विनेश फोगाट आशा वर्कर नहीं तो घसीटना जायज है? विनेश फोगाट क्या है आपको भी पता है? विनेश फोगाट को किस परिस्थितियों में क्या किया गया और क्या हुआ वो आपको भी दिखा। घसीटना जायज है? आशा वर्कर और विनेश फोगाट एक है? घसीटना जायज है? आशा वर्कर और किसी को भी घसीटना, किसी महिला को इस तरीके से घसीटना जायज है? आशा वर्कर और विनेश फोगाट आज वो इनकी कैंडिडेट है, ठीक है? यही तय कर लेगी। आपने विकास देखना ना, ये टर्न जा रहा है मेरे घर को, इतना पानी अभी भी खड़ा है। आजो क्या नाम है सर आपका? ये नाम क्या लेना है, आजो दिखा दूं। हाँ जी सर, यहाँ निकासी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। निकासी की प्रॉब्लम, निकासी के अलावा कोई जवाब? सवाल। हाँ जी देखो जी, मैं पंजाब का हूँ, जिला मोहाली छोड़कर मैं अंबाड़े में 10 सेक्टर में कोठिया 10 साल कांग्रेस ने दिया, 10 साल बीजेपी, आज भी डूब रहा। कौन सी स्टेट में हूँ जी मैं? बोलो कौन सी स्टेट? वोट है आपका यहाँ? हाँ वोट है पंजाब में। वोट तो रह यहाँ पे 10 सेक्टर में 400। तो वहाँ तो आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों साफ कर दिए। वो तो होनी होती जी, पूरा भी होगा कि दोनों सर में। हाँ जी, मेरा नाम कपिल कौशल है। मेरा सबसे बड़ा सवाल संदीप जी से ये है भी एनडीसी पोर्टल का क्या है? यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड एरिया को अनअप्रूव्ड क्यों दिखाया जाता है? ये जो ई रजिस्ट्री, ये जो पोर्टल है, फैमिली पोर्टल है, प्रॉपर्टी पोर्टल है, उसको लेकर कई जगह पर सवाल पूछे गए। आपको लगता है कि उस पर एक रीथिंकिंग की जरूरत है? अगर आपको दोबारा मौका मिला, एक मिनट सर, अगर आपको दोबारा मौका मिलता है तो उसको शायद रीथिंक करने की आवश्यकता है। जनता बहुत परेशान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है। सरकार बनने के बाद हम लोग इसमें सुधार करेंगे। रीथिंक वाली कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सुधार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी कि आपको लगता है कि इस बार कुछ गलतियां हुई हैं? कमियां? हाँ, कमियां हुई जब हम व्यवस्था परिवर्तन ये भी अच्छी बात है नेता। अगर नई व्यवस्था करते अच्छी बात है तो उसमें कमियां रहती हैं। हाँ जी, बताओ। मैं चौकों के घोटाले के बारे में बताना चाहता हूँ। चौकों के घोटाले यहाँ पे मानव चौक के नाम से ताऊ देवीलाल जी की मूर्ति लगी हुई है। उस चौक के सुधार के लिए 15 लाख का टेंडर हुआ था और 17 लाख का बिल बना। क्या 70 लाख का? क्या 70 लाख रुपए वहां लगे हैं उस चौक पे? बताएं सर। इस पे आपने एफआईआर कराई है क्या? आप लोगों ने कंप्लेंट करी है क्या? नहीं मिलते। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। सरकार आएगी, इन घोटालों को खोलेगी। दूसरा सर, एक मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ। कौन करेगी? सरकार करेगी। पर ये सुनकर राजी नहीं है। कंप्लेंट कौन करेगा? आप कंप्लेंट तो कर सकते हो। सबने कंप्लेंट हो रखी है। आप इंक्वायरी के लिए, और इनके तो 7 सेक्टर के गेटों में घोटाला हुआ है। 7 सेक्टर के साथी बैठे हैं, वो हाथ खड़ा करके मेरी बात का समर्थन करेंगे। मेरा सवाल बेबी आपका है? बहुत क्यूट बेबी है आपका। थैंक यू।
मेरा सवाल ये था कि लड़कियों बचाओ पढ़ाओ हमें चौक बनाने की जरूरत है, सच में उनको बचाने की जरूरत है? जो कोलकाता में डॉक्टर कांड हुआ, क्या सारे धृतराष्ट्र बने हुए, कोई तो बनो कृष्ण। ये जो महिलाओं की सुरक्षा की बात है उस पर लगातार ये सवाल उठते हैं, और जो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सिर्फ नारे देने से और चौक बनाने से स्थिति बदल रही है, हरियाणा अभी भी उन राज्यों में उसकी गिनती होती है जिसमें जो महिलाओं और पुरुषों का जो सेक्स रेशियो है बच्चों का, उसमें हरियाणा अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो जब आपकी पार्टी के लोग, और ये बीजेपी से मैं दोनों हर पार्टी से सवाल पूछूंगा, जब आपकी पार्टी के लोग विनेश फोगाट को लेकर या किसी भी महिला को लेकर इस तरह की बात करेंगे, तो आपको लगता नहीं कि उससे महिलाओं को लेकर एक बड़ा गलत मैसेज जाता है? देखिए, मेरी बहन ने एक सामाजिक सवाल पूछा कि महिलाओं का सुरक्षा का, जो डॉक्टर कांड हुआ वो पश्चिम बंगाल में हुआ, बिल्कुल हरियाणा में छोड़ो, भारत में कहीं भी हो, हम सब उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें करनी भी चाहिए। परंतु ये कांग्रेस का दोगलापन है, जब कोई हरियाणा या भाजपा शासित राज्यों में हो तब तो ये मुद्दे बड़े जोर शोर से उठाते हैं। एक मिनट। और जब ऐसे ही किसी महिला के साथ उनके शासित या उनके अलायंस के राज्यों में हो तो इनको सांप सूंघ जाता है, चुप हो जाते हैं। ये वहां लेकिन तक जाते भी नहीं है। ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि जब ये दोगली एक मिनट करने लेकिन के सर लिए- मैं आपको एक नाम याद दिला देता हूं। संदीप सिंह याद है आपको? कैबिनेट मिनिस्टर थे। एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। केस कितने देख रहे हो? एक मिनट मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं हुआ उसका। कितने महीने लगे उनका इस्तीफा कराने में? देखिए, देर आए दुरुस्त आए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। हाँ, कांग्रेस ने आज तक कितने अपने लोगों के खिलाफ अपने राज्यों में एफआईआर दर्ज कराई, उसको टिकट नहीं दिया, हाँ। उनका राजनीतिक वनवास कर तो दिया। यानी कि आप मान रहे हो कि उन्होंने कुछ गलती की है? गलती का फैसला कोर्ट करेगी। हाँ, तो फिर उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया अगर उन्होंने गलती का इसलिए फैसला नहीं दिया कोर्ट को गया करना है? क्योंकि उनके खिलाफ जो आरोप लगे मंत्री वो बने संगीन रहे थे। हो। एक मिनट। वो संगीन थे, हाँ। महिलाओं को लेकर थे, और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को लेकर पूरी संवेदनशीलता से कई काम करती है। महीनों लग गए आपको इस्तीफा यूपी कराने में में। सेंगर इतने संवेदनशील, एक इतिहास है मिनट इनका सर, तो। एक मिनट संवेदनशील है तो तुरंत इस तरह की बातें होनी चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति ना करते हुए हरियाणा में, क्योंकि आपकी सरकार भी बहुत सालों तक रही है, आपको नहीं लगता हरियाणा अभी भी इन मुद्दों से जूझ रहा है? जैसे मैंने कहा, हरियाणा में पुरुषों और महिलाओं की जो दर है उसमें अभी भी बहुत पीछे है हरियाणा। कांग्रेस के पास कोई प्लान है? मैं जींद में था इससे पहले, हम सिरसा गए, जिस भी बच्ची से हमने बात की उसने अभी भी कहा कि हम अपने घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं, रात को निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। सरकार आपकी भी रही है। देखो, महिलाओं के ऊपर अपराध होना बहुत ही निंदनीय कार्य है, लेकिन अपराधी अगर राजनीतिक हो और उसको पूरा शेल्टर मिले, चाहे इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके बेटे ने छेड़छाड़ की थी चंडीगढ़ में एएसआई की बेटी के साथ, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, चाहे संदीप सिंह हो, वो मंत्री बने रहे, और पूरे हरियाणा में इसके लिए प्रदर्शन भी हुए, विपक्ष ने आज भी आपकी उठाई। जो सीनियर नेत्री हैं, टॉप लीडरशिप, उनके भी पीए के ऊपर ऐसे आरोप लगे थे। तो ये बात तो जब आप कहेंगे तो गिरेबान में आपको भी झांकना पड़ेगा। सिर्फ राजनीतिकरण मत कीजिए, मैंने आपको पहले ये बात कही थी। जरूर हुई होगी, अगर आप कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा भाई साहब इसका कोई भी राजनीतिकरण अगर ना किसी करें। के जी ऊपर भी जी 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 उसका इस्तीफा एक मिनट तुरंत लेती है। सर हो गया, मैंने कांग्रेस सवाल पार्टी। पूछ लिया। जी सर, जैसे मेरी बहन का सवाल था, अम्बाला की हर महिला के यही सवाल है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक तो बनाया गया है, आज भी हमारे देवीनगर, सेकता, बिशनगढ़ की बच्चियों के लिए स्कूल नहीं है। 8वीं के बाद ये सरकार ने 1-1.5 करोड़ खर्च के यहाँ पर एक स्कूल बनाया, जो बेटी को पढ़ाने के लिए इन्होंने, मेरे आदरणीय है ये, इन्होंने बोला भी हमने ये चौक बनाए हैं, ये स्मारक हैं लोगों को एक दिखाने के लिए, पर वही पैसा अगर वो बेटियों के लिए स्कूल में लगा देते, आज भी सेकता की बच्चियां 8 बात किलोमीटर सही है पैदल कि चल के दिखाने जाती के हैं। लिए करना है या जनता के लिए असली में काम कर रहे हैं। 30 सेकंड में दूंगा, अनइंटरप्टेड, कोई सवाल नहीं। आपको सिर्फ ये बताना है, इस बार अंबाला की जनता आपको मौका क्यों दे? अगर अंबाला की जनता ने 10-10 साल कांग्रेस और बीजेपी की देखी, अगर वो इस बार अपने बच्चों के लिए और अंबाला के अंदर जल भराव और महिला सुरक्षा के लिए वोट डालना चाहते हैं, तो वो केतली के ऊपर बटन दबा के अपनी वोट डालें। ठीक है, ठीक है, पर केतली किसके कप में चाय डालेगी 8 तारीख को तय होगा। ये तो देखो जनता के हाथ में है, जनता सरकार भी बना सकती है। अगर पंजाब में सरकार बना सकती है जनता, किसी बड़ी बड़ी पार्टियों के दिग्गजों को हरा के, तो जनता इस पर मन बना चुके हैं बदलाव का। हाँ जी सर। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रहती है, हरियाणा की जनता उसी के साथ चलती है। इसीलिए पिछले 66 के बाद से लेकर आज तक हरियाणा की ग्रोथ रेट पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। और मुझे निश्चित ऐसा मानना है कि 2014, 19 और 24 जिस प्रकार हरियाणा की जनता ने केंद्र में मोदी जी की सरकार बनाई है, उसी प्रकार
हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी इस बार। और हो गया सर, 30 सेकंड हो गया। इस बार तो आधी जनता ने हाथ थोड़ा खींच लिया, 5-5 पे रह गए आप जी। 90 में से 45 दे दें, हमारी सरकार बन जाएगी। 45 उनके आगे तो कैसे बन जाएगी? 45 पे बनेगी। 46 चाहिए होते हैं। 45 पे आप भी आए हैं। एक मिनट 45 और फिर देखेंगे कौन किसके खींच पाएगा। हंस रहे भाई साहब। चलो, कांग्रेस पार्टी इस बार स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार पे और इस शहर को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए और पानी की निकासी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन मुद्दों पर और रोजगार के लिए विशेष तौर पर लोगों के बीच जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि लोगों का भारी जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। और इनके जो चलिए, आपके 30 सेकंड पूरे। एक सवाल पूछ लूं भाई साहब, फिर आप कहोगे कि हमारे पास पूरी प्रोसेस है। शैलजा जी, हुड्डा जी और सुरजेवाला जी के अलावा भी कोई कैंडिडेट है क्या आप कांग्रेस में? क्यों पूछ रहा हूं, बस जिस मर्जी को मैं पूछ रहा हूं। जिसको विधायक दल के नेता चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है जी। जब मैनिफेस्टो लिखे जाते हैं, जब वादे किए जाते हैं, तो जो लाखों नौकरियां आप वादों में देखते हैं वो धरातल पे उतरती कम से कम किसी भी पार्टी की 5 साल में दिखाई पड़ते नहीं। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव का समय है, चांद पे रजिस्ट्री मांगेंगे तो वो भी करने को तैयार हो जाएंगे। आपके हाथ में ताकत है, आपको तय करना है। अंबाला से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।